विदेशी एक ऐसा टर्म जो नेताओं के बयानों में हमें खूब सुनने को मिलता है। खासतौर पर विपक्षी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया जाता है कि देश पर लगातार विदेशी कर्जा बढ़ता जा रहा है। पलटकर सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि आपके समय में इतना था, हमारे समय में इतना है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत पर इस समय विदेशी कर्ज कितना है? वित्त मंत्रालय की तरफ से फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के साथ एक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें भारत के एक्सटर्नल डेट यानी कि विदेश से लिए गए कर्ज से जुड़े आंकड़े सामने रखे गए। इस रिपोर्ट में बताया गया कि दिसंबर 2024 के अंत तक भारत का विदेशी कर्ज यानी कि फॉरेन डेट 10.7% बढ़ करके $717.9 बिलियन तक पहुंच गया है। दिसंबर 2023 में यह आंकड़ा $648.7 बिलियन था, यानी एक साल में लगभग $70 बिलियन का इजाफा। इसके अलावा इस रिपोर्ट में जीडीपी रेशियो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट से जुड़ा डाटा भी शामिल किया गया है। अब जरूरी सवाल ये है कि भारत के इस बढ़ते कर्ज का असर देश की इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा और क्या वाकई मोदी सरकार में भारत कर्ज में डूबता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ ट्रैक और मैं हूं नाज़मा शेख। सरकार की ओर से जारी हालिया आंकड़े बताते हैं कि भारत का फॉरेन डेट यानी कि विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। आसान भाषा में समझे तो जैसे एक आम आदमी अपनी ज़रूरतों के लिए कर्ज लेकर के उस पर ब्याज देता है, वैसे सरकार और प्राइवेट कंपनियां भी इंटरनेशनल मार्केट से बॉन्ड जारी करके कर्ज लेती है। वैसे तो सरकार देश के अंदर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जरिए भी कर्ज लेती है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में कर्ज लेने के लिए रिस्क होते हैं। अगर समय पर इंटरेस्ट या डेब्ट सर्विसिंग नहीं हो सकी तो भारत को आर्थिक पाबंदियां, डिफॉल्ट और यहां तक कि दिवालियापन जैसे स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको याद हो तो 1990 के दशक में भारत को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सामना करना पड़ा था और देश को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। उसी समय नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की अगुवाई में एलपीजी रिफॉर्म यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की गई थी। अगर इतिहास की तुलना करें तो भारत का फॉरेन डेट पहले के मुकाबले कंट्रोल में रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। हालांकि कोविड पीरियड में एक बार फिर ये बढ़ा था, लेकिन पोस्ट कोविड भारत में फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाते हुए इसे कंट्रोल किया गया। मगर हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसने फिर से चिंता बढ़ा दी है। पहले आपको ये बता दें कि एक्सटर्नल डेट होता क्या है। ये वो पैसा होता है जो भारत सरकार, कंपनियां और प्राइवेट लोग विदेशों से उधार लेते हैं। ये उधार वर्ल्ड बैंक, IMF, किसी देश की सरकार, प्राइवेट संस्थान या फिर इंडिविजुअल से लिया जा सकता है। जब एक्सटर्नल डेट की गिनती की जाती है तो इसमें सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियों और इंडिविजुअल का कर्ज भी शामिल होता है, यानी कि भारत और भारत के लोगों द्वारा लिया गया कुल विदेशी कर्ज। अगर डेटा देखें तो दिसंबर 2023 में फॉरेन डेट $648.7 बिलियन था। दिसंबर 2024 में बढ़ करके $717.9 बिलियन हो गया, यानी कि 10.7 की ग्रोथ, जो करीब $70 बिलियन है। क्वार्टरली बेसिस पर हम अगर देखें तो अक्टूबर दिसंबर 2024 में ये कर्ज 712 यानी कि $712 बिलियन से बढ़ करके $717.9 बिलियन पहुंचा। अगर पिछले साल से तुलना करें तो 2010 में विदेशी कर्ज 290 बिलियन था, 2019 में 561 बिलियन, 2020 में 564 बिलियन, कोविड के समय में $615 बिलियन। यानी एक बात तो साफ है कि भारत का एक्सटर्नल कर्ज लगातार बढ़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों बढ़ रहा है। वजह हो सकती है बहुत, लेकिन अभी फिलहाल हम बात करेंगे डॉलराइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। पूरी दुनिया का ज़्यादातर व्यापार डॉलर में होता है, ऐसे में भारत भी डॉलर पर डिपेंड करता है। अगर डॉलर रुपए के मुकाबले मजबूत होता है तो भारत को ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा पिछले साल जो कर्ज बढ़ा उसमें से करीब $12 मिलियन सिर्फ डॉलर स्ट्रांग होने की वजह से हुआ था। कर्ज का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो 55% विदेशी कर्ज डॉलर में लिया गया था, 33.6 इंडियन रुपए में, 6 जापानी येन में, यानी ज़्यादातर कर्ज डॉलर में ही है, जिससे रिस्क बढ़ता जाता है। सरकारी बनाम प्राइवेट कर्ज को अगर हम देखें तो कुल फॉरेन डेब्ट का सिर्फ 22% सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसके अलावा 36.5% नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का, 27.8% डिपॉजिट टेकिंग कॉर्पोरेशन का और तो और 8.7% अन्य फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का। यानी कि भारत की बड़ी प्राइवेट कंपनियां और बैंक भी भारी मात्रा में विदेश से कर्ज उठा रही हैं। भारत में विदेशी कर्ज बढ़ने के पीछे कुछ मुख्य कारण हैं। उनमें से हम अगर बात करें तो भारत में बढ़ते विदेशी कर्ज का दूसरा बड़ा कारण केवल सरकारी कर्ज नहीं है, बल्कि निजी कंपनियां जैसे टाटा और रिलायंस द्वारा लिए गए विदेशी लोन्स इसमें शामिल है। अगर हम कुल विदेशी कर्ज की रिपोर्ट देखें तो इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा केवल 22% है, बाकी कर्ज इस तरह कुछ बचा हुआ है। नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 36.5%, डिपॉजिट टेकिंग कॉर्पोरेशन 27.8%, अदर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 8.7%।
इससे साफ साफ क्लियर होता है कि भारत के निजी कंपनियां और बैंक बड़ी मात्रा में फॉरेन बाजार से कर्ज उठा रही। भारत किससे लेता है और सबसे अधिक कर्ज कहां है? भारत का सबसे ज्यादा कर्ज मल्टीलेटरल संस्थानों में लिया गया है, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा लगभग 16% कर्ज बायलेटरल संस्थानों में आता है, यानी कि अन्य देशों की सरकारों से। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जापान भारत को बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं के लिए फंड देता है। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 50% विदेशी प्राइवेट सेक्टर से आता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल निवेशक किसी भारत कंपनी में निवेश करते हैं। टेक्निकली यह भी एक तरह का उधारी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बढ़ता विदेशी कर्ज भारत के लिए खतरा है? विपक्ष का आरोप है कि बढ़ता विदेशी कर्ज भारत को संकट की ओर ले जा रहा है, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी सी अलग है। विदेशी मुद्रा में लिए गए कर्ज पर डॉलर के मजबूत होने का असर जरूर पड़ता है। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते आर्थिक तनाव और कुछ ट्रेड नीतियों ने स्थिति को चैलेंजेबल बना दिया है। सरकार को चाहिए कि वह बैलेंस्ड इकोनॉमी पॉलिसी अपनाए और इस विदेश कर्ज को कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन जैसे उत्पादक क्षेत्रों में लगाए। ऐसे करने पर यह कर्ज अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या भारत संकट में है? नहीं, भारत की स्थिति फिलहाल संभली हुई है। देश के पास 650 बिलियन डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार है। अगर हम तुलना करें तो चीन का कर्ज लगभग 2.4 ट्रिलियन डॉलर है, ब्राजील का इंटरनेशनल डेब्ट लगभग 460 बिलियन डॉलर है, और तो और कुछ देशों का विदेशी कर्ज तो उनकी जीडीपी का 1000% से अधिक है। इसीलिए अगर भारत अपने विदेशी कर्ज का इस्तेमाल प्रोडक्टिव उद्देश्यों के लिए कर रहा है तो इसे खतरा नहीं बल्कि अवसर माना जा सकता है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल केवल ब्याज भुगतान या फिर उपयोग के लिए हो रहा है तो यह वाकई चिंता की बात हो सकती है। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। जो भारतीय विदेशों में काम करते हैं वो हर साल बड़ी मात्रा में धन भारत भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है। लेकिन इसके अलावा भारत को विदेशी कर्ज के डॉलर पर निर्भरता यानी कि डिपेंडेंस को कम करने के लिए करेंसी डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में काम करना होगा। ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्ट्स भारतीय रूप में किए जाने चाहिए और आरबीआई की मौद्रिक नीतियों के जरिए रुपए को मजबूत किया जाना चाहिए। भारत को 1991 जैसी स्थिति दोबारा ना देखनी पड़े, इसके लिए सहज रहना जरूरी है। लेकिन फिलहाल भारत के पास मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, उत्पादक निवेश और वैश्विक निवेशकों का विश्वास है। इसीलिए बढ़ते एक्सटर्नल डेब्ट को सही रणनीति से अवसर में बदला जा सकता है, बशर्ते इसका सही इस्तेमाल हो। आज के लिए बस इतना ही। मैं नाज़ मानस शेख और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक जस्ट जर्नलिज्म।